नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। न्यूज टॉप 9 में आप सभी का स्वागत है। चीन ने फिर एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। तिब्बत को उसने वॉर जोन का अखाड़ा बना रखा है। पेंगोंग लेक के पास भारत और चीन की सेना 4 जगहों पर राइफल रेंज में आमने सामने आ गए हैं। लद्दाख LAC से जुड़ी अपडेट खबरें देखते हैं टॉप 9 यलगार @LAC में। चीन की हिमाकत को करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेना LAC पर जमी है। कर्तव्य परायणता और कर्तव्य के लिए सर्वोच्च बलिदान भारतीय सेना की परंपरा रही है। ऐसा ही एक वीडियो आर्मी ने जारी किया है, जिसे देखने के बाद दुश्मनों के हौसले ठंडे पड़ जाएंगे। रूस में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की तनाव कम करने को लेकर हुई बातचीत के बाद भी LAC पर हर दिन तनाव बढ़ता जा रहा है। पेंगोंग लेक के पास भारत और चीन की सेना 4 जगहों पर राइफल रेंज में आमने सामने आ गए हैं। फिंगर 3 और 4 पर दोनों सेना काफी पास हैं। कुछ दिन पहले इसी जगह पर एक दूसरे को चेतावनी देने के लिए हवाई फायरिंग भी हो चुकी है। लद्दाख की सीमा पर पेंगोंग के उत्तरी इलाकों में ठंड बढ़ने से चीन के सैनिकों की हालत खराब होने लगी है। कई चीनी सैनिकों के बीमार पड़ने के बाद उन्हें वापस घर बुला लिया गया। कुछ दिन पहले ग्लोबल टाइम्स ने डींग हाँकते हुए कहा था कि भारत की सेना हिमालय की ठंड नहीं सह पाएगी, लेकिन भारत के जवान मजबूती से डटे हैं और चीनी सेना ठंड में सरेंडर करने लगी है। लद्दाख में जारी तनाव के बीच पेंगोंग झील में चीनी सेना अपनी टाइप 928D पेट्रोल बोट से लगातार गश्त कर रही है। ये बोट्स न केवल चलने में ही तेज हैं, बल्कि इनकी फायर पावर भी जबरदस्त है। चीन ने LAC के उस पार करीब 18 ऐसे बोट्स तैनात किए हैं। बोट्स में छोटे और मध्यम दूरी तक मार करने वाले हथियार भी तैनात हैं। भारतीय फौज की ताकत से घबराया चीन अब नई चाल चल रहा है। आज जबरदस्ती कब्जा किए गए तिब्बत के लासा में चीन युद्धाभ्यास करने जा रहा है। माना जा रहा है कि इसके जरिए जिनपिंग तिब्बतियों के मन से भारत के हमले के डर को भगाने की कोशिश करेंगे। चीन के इस डर पर भारत समेत दुनिया की नजर है। पहली बार लासा में चीन ने इस तरह का अभ्यास 2009 में किया था। चीन आज तिब्बत के लासा में 3 अलग अलग टाइम पर सायरन बजाएगा। पहला सायरन दोपहर 12 बजे से 12:03 तक बजेगा। अपने लोगों का भरोसा खो रहे जिनपिंग तिब्बत के लोगों को डराने के लिए ये चाल चल रहे हैं। अपना डर कम करने और दुनिया को झूठी ताकत दिखाने के लिए पिछले कुछ महीनों से चीन लगातार सेना के अभ्यास का प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है। चीन ने फिर एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। बताया जाता है कि चीनी PLA में अपनी बाकी सेनाओं के साथ एक संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहा है। हवाई हमले की भी प्रैक्टिस की गई। तिब्बत में किए गए इस युद्धाभ्यास में भारी संख्या में गोले बारूद का इस्तेमाल किया गया। बताया जा रहा है कि ऐसे युद्धाभ्यास से चीन अपनी युद्ध क्षमता को आंकना चाह रहा है। लद्दाख में चीन जिस तरह से तैयारियां कर रहा है, उसका करारा जवाब देने के लिए भारत ने मोर्चेबंदी कर ली है। भारत ने लद्दाख की ऊंचाई वाले लेह एयरबेस पर अपने MiG-29 लड़ाकू विमानों को तैनात किया है। लेह एयरबेस पर MiG-29 फाइटर जेट की तैनाती की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। चीन से सीमा विवाद को लेकर कल सरकार और सेना से जुड़े अधिकारियों की बड़ी बैठक हुई। बैठक में विदेश मंत्री S जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ NSA अजीत डोभाल भी शामिल रहे। बैठक में चीन से प्रभावी तरीके से निपटने पर रणनीति बनाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में चीन सीमा को ढील कर रहे सेना के अधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक में चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री भी शामिल हुए। इधर भारत को फिर दहलाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। अलकायदा से जुड़े 9 आतंकी को धर दबोचा गया है। पाकिस्तान में एक सिख लड़की का अपहरण कर लिया गया है और चारों तरफ से घिरा चीन क्यों खुफिया सामानों का उत्पादन बढ़ाने में लगा हुआ है। चीन और पाकिस्तान की साजिशों से जुड़ी 9 बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अलकायदा टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। अलकायदा को लेकर बिल्कुल नए मामलों में ये छापेमारी की गई है। केरल के एर्नाकुलम और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में छापे मारकर 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान हथियार और कई आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई हैं। बताया जा रहा है कि कई सुरक्षा प्रतिष्ठान इनके निशाने पर थे। आतंकी प्लॉट को लेकर इनपुट मिलने के बाद इन पर निगाह रखी जा रही थी। NIA ने पाकिस्तान के अलकायदा मॉड्यूल के आतंकी प्लान को फेल कर दिया है। बताया जा रहा है कि देश के कई बड़े प्रतिष्ठानों पर हमले की योजना थी। राजधानी दिल्ली समेत कई जगहों पर हमले का प्लान बनाया गया था। आतंकी सोशल मीडिया के जरिए अलकायदा से जुड़े हुए थे। साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में फायरिंग की भी साजिश थी। बगदादी भारत को दहलाने की साजिश रच रहा है। हाल ही में संसद में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस बात का खुलासा किया था कि देश के 12 राज्यों में ISIS के आतंकी मौजूद हैं। अलकायदा के 9 आतंकियों की गिरफ्तारी पर केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया। गिरिराज सिंह ने लिखा कि इन 2 राज्यों में ऐसे तत्वों का मनोबल बढ़ा हुआ है। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रची है। सोशल मीडिया पर बदनाम करने के लिए पाकिस्तान ने ट्विटर पर #कश्मीर वांट्स फ्रीडम को ट्रेंड कराने की साजिश रची है। इतना ही नहीं, कैंपेन के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग टाइमिंग भी रखी गई है।
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI सिर्फ गुब्बारा है और एक गली लेवल का संगठन है। ये केवल लोगों को डराने के लिए काम करती है। आयरिश पत्रकार डेक्लान वॉल्स ने अपनी द 9 लाइव्स ऑफ पाकिस्तान नामक किताब में खुलासा किया है। डेक्लान वॉल्स के मुताबिक पाकिस्तान में ISI भी दूसरी संस्थाओं की तरह भ्रष्टाचार और घपलेबाजी से घिरी है। पाकिस्तान से एक सिख लड़की का फिर से अपहरण कर धर्म परिवर्तन किया गया। इस बार निशाना गुरुद्वारा पंजा साहिब के ग्रंथ प्रीतम सिंह की बेटी को बनाया गया। उनके मुताबिक जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया। बताया जाता है कि प्रीतम की बेटी को पाकिस्तान में हसन अब्दाल ने अगवा किया और पिछले 10 दिनों से अपने कब्जे में रखा है। लद्दाख में घुसपैठ की साजिश के बीच चीन अपने देश में खुफिया सामानों का उत्पादन बढ़ा रहा है। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब जिनपिंग ने खुद खुफिया सामान बनाने वाली कंपनी का दौरा किया। इस दौरान जिनपिंग ने इंटेलिजेंस उपकरणों का जायजा लिया। दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर भारत और जापान ने श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों में मिलकर काम करने की योजना पर विचार करना शुरू कर दिया है। इसे चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ अपने रणनीतिक हितों के लिए भारत और जापान की मजबूत होती गठजोड़ का प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। अपने नए कानून के जरिए हांगकांग की आजादी छीनने वाला चीन अब वहां के लोकतांत्रिक समर्थकों की हत्या करवाने की साजिश रच रहा है। अमेरिका के साथ UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने हांगकांग के गिरफ्तार किए 12 नागरिकों की जान को खतरा बताते हुए चीन से इन लोगों को छोड़ने की अपील की है। आज का दिन ताइवान के लिए भारी रहने वाला है क्योंकि चीन ने हमले की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। इन सबके बीच अमेरिका ताइवान का मजबूती से साथ दे रहा है। इससे चीन और ज्यादा बौखलाया हुआ है। उधर रूस और अमेरिका में भी तनाव बढ़ रहा है। वैश्विक स्तर पर अलग अलग देशों की आपसी टकराव से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3। चीन और ताइवान के बीच युद्ध की आशंका और बढ़ गई है। दोनों देशों के बीच आज कुछ भी हो सकता है। चीन ताइवान पर अपना हक जताता है। चीन ने ताइवान को मिटा देने तक की धमकी दी है। चीन ने बढ़ते तनाव के बीच अपने 18 लड़ाकू विमानों को ताइवान की सीमा में घुसकर उड़ान भरी। लाइव फाइटर एक्सरसाइज में चीन बड़ी तादाद में बॉम्बर, रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल कर रहा है। चीनी फाइटर जेट की ताइवान की सीमा में घुसने की खबर मिलते ही ताइवान ने अपने डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया। ताइवान ने अपने डिफेंस सिस्टम से चीनी विमानों को खदेड़ दिया। इस बीच चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ताइवान नहीं माना तो चीन की एक्सरसाइज हमले में बदल सकता है। ये अब चीन के हितों पर निर्भर करेगा। ताइवान पर जबरदस्ती कब्जे का सपना पाल रहा चीन अपने मुखपत्र के जरिए भारत और अमेरिका को भी धमकी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि जब चीन बॉर्डर पर भारत के साथ भी युद्ध के लिए तैयार है तो ताइवान कैसे बच सकता है। चीन ने दिखाया है कि वो भारत चीन सीमा पर भी युद्ध से घबरा नहीं रहा। अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि वे हालात को समझने में भूल न करें। अमेरिका और ताइवान जल्द ही एक डील फाइनल करने जा रहे हैं। अरबों डॉलर के इस रक्षा समझौते के तहत ताइवान को ऐसी मिसाइलें भी मिलेंगी जो चीन के किसी भी हिस्से को मिनटों में तबाह कर देंगी। डील के तहत अमेरिका ताइवान को AGM-84H स्लैम ER मिसाइल देगा। जल्द ट्रम्प सरकार डील का मसौदा संसद के सामने रखेगी। माना जा रहा है कि इसे कुछ हफ्तों में मंजूरी मिल जाएगी। बेरिंग महासागर में अमेरिका के बमवर्षक विमानों ने रूस के MiG-31 को टारगेट किया। रूसी फाइटर जेट ने अमेरिका के बमवर्षक विमानों को तब तक खदेड़ा जब तक कि वो रूस की समुद्री सीमा से दूर नहीं चले गए। इस बीच ब्रिटेन और रूस के बीच भी उत्तरी सागर में तनातनी बढ़ने की खबर है। ब्रिटेन ने उत्तरी सागर के पास रूसी एयरक्राफ्ट की हलचल बढ़ने के बाद अपने फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। रूस और चीन को अमेरिका का जवाब। अमेरिका ने गुपचुप तरीके से 6वीं पीढ़ी के अत्याधुनिक फाइटर जेट के प्रोटोटाइप को उड़ाकर इतिहास रच दिया। यह जेट दुनिया में मौजूद सभी प्रकार के विमानों से तेज, घातक और अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। इस प्लेन को अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम के तहत डिजाइन और डेवलप किया गया है। तुर्की और ग्रीस के बीच भी युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। ग्रीस के राफेल से डरा तुर्की। समंदर में एयर डिफेंस एक्सरसाइज शुरू कर दी गई है। 17 सितंबर को तुर्की की नौसेना ने समुद्र में जमकर रॉकेट दागे। तुर्की को डर सता रहा है कि फ्रांस के राफेल पाने के बाद उसके दुश्मन नंबर 1 ग्रीस की हवाई ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ग्रीस और तुर्की के बीच तेल और गैस भंडारण को लेकर तनातनी चल रही है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर नेथल सील्स का दावा है कि आतंकी संगठन हिजबुल्लाह यूरोप के दूसरे देशों में भी बेरूत जैसे धमाके की तैयारी कर रहा है। इसके लिए हिजबुल्लाह बड़ी तादाद में केमिकल और अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा कर रहा है। नेथल सील्स का दावा है कि वो तेहरान में बैठे अपने आका के आदेश पर बड़े आतंकी हमले की तैयारी कर रहा है। अब्राहम समझौते के बाद फिलिस्तीनियों और इजरायली सुरक्षा बलों के बीच झड़प जारी है। दरअसल 2 दिन पहले वाशिंगटन में इजराइल, UAE और बहरीन के बीच शांति समझौता हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को मिडिल ईस्ट के लिए नया सवेरा बताया। इजराइल और अरब देशों के बीच 26 साल बाद यह समझौता हुआ, लेकिन कुछ फिलिस्तीनियों ने इसका विरोध जारी रखा है। सऊदी अरब में भीख मांगने पर क्यों मजबूर हुए 450 भारतीय?
बिहार में चुनावी गहमा गहमी के बीच जेडीयू विधायक की कार पर हमला और आज से हो रहा है आईपीएल के 13वें सीजन का आगाज। देश की सभी बड़ी खबरों को देखते हैं न्यूज टॉप 9 राष्ट्र में। सऊदी अरब में करीब 450 भारतीय भीख मांग रहे हैं। कोरोना संकट की वजह से इन लोगों की नौकरी चली गई। स्थानीय प्रशासन ने सभी भारतीयों को डिटेंशन सेंटर भेजा है। बताया जा रहा है कि इन भारतीयों का देश के अलग अलग राज्यों से संबंध है। परेशान लोगों में 39 यूपी और 10 बिहार से हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में हुई मुठभेड़ में सेना के जवानों द्वारा प्राथमिक जांच में आफ्सपा के उल्लंघन पर आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि शोपियां एनकाउंटर मामले में बेहद निष्पक्षता के साथ जांच की जाएगी। भारतीय सेना ऑपरेशन के दौरान प्रोफेशनल आचरण के लिए पूरी तरह से समर्पित और प्रतिबद्ध है। ईडी ने पीएमसी बैंक घोटाला मामले में दिल्ली के 3 होटल्स को अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में लिए गए होटल्स की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए है। ये तीनों होटल का मालिकाना हक दीवान रियल्टर्स लिमिटेड और तुला होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर्स का है। मुंबई के लोनावाला स्थित सुशांत सिंह के फार्म हाउस की तस्वीरें सामने आई हैं। फार्म हाउस में बने बेडरूम से सुशांत के हाथों लिखी 5 डायरियां बरामद हुई हैं। ये फार्म हाउस में बनी भगवान शिव की वही मूर्ति है जो सुशांत ने रिया से पहली मुलाकात के बाद उसके बर्थडे पर लगवाई थी। बॉलीवुड में ड्रग एंगल और महाराष्ट्र में मचे बवाल के बीच सीएम योगी ने फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में देश को अच्छी फिल्म सिटी की आवश्यकता है। यूपी ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है। हम एक उम्दा फिल्म सिटी बनाएंगे। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को फिल्म सिटी की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक नई फिल्म सिटी नोएडा या ग्रेटर नोएडा में बन सकती है। बिहार के शिवहर में जेडीयू विधायक शरफुद्दीन की कार पर बदमाशों ने हमला कर दहशत फैला दी। बताया जा रहा है कि मेसोठा गांव में आयोजित एक भोज कार्यक्रम में शामिल होकर शरफुद्दीन अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान कुछ बदमाशों ने उनकी कार पर हमला कर दिया। बदमाशों ने कार में जमकर तोड़फोड़ भी की। मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। तमिलनाडु के मंदिर से चोरी की गई मूर्तियों को लेकर लंदन पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। लंदन पुलिस ने बताया कि उनका एक अफसर ग्राहक बनकर आर्ट डीलर के पास गया था। अफसर के साथ भारतीय हाई कमीशन के अधिकारी गए थे, जिन्होंने आर्ट डीलर को बताया कि ये चोरी करके लाई गई मूर्तियां हैं। 1978 में तमिलनाडु के मंदिर से राम, लक्ष्मण और मां सीता की मूर्तियां चोरी हुई थी, जिन्हें लंदन पुलिस ने बरामद कर 15 सितम्बर को भारतीय हाई कमीशन को सौंपा था। देश में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 93,000 से ज्यादा नए मामले मिले हैं। इस तरह अब देश में संक्रमितों का आंकड़ा 53 लाख के पार पहुंच गया है। कोरोना की वजह से अब तक लगभग 85,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना काल में स्टेडियम में बिना दर्शकों के बीच आज से देश से बाहर यूएई में आईपीएल के 13वें सीजन का आगाज होगा। राजस्थान रॉयल्स और केकेआर टीम के साथ जुड़ा देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क TV9 आज शाम 7:30 बजे से आबू धाबी आईपीएल का पहला मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। 10 नवंबर तक चलने वाले आईपीएल के मुकाबले दुबई, आबू धाबी और शारजाह में खेले जाएंगे। कहां पुलिसकर्मियों पर हुआ लाठीचार्ज, बालाघाट एनकाउंटर की सीआईडी जांच होगी। कश्मीरी युवाओं को तराशेंगे रैना। राज्य से जुड़ी सभी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 राज्य में। झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों और पुलिस के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता ज्ञापन सौंपने के लिए एसडीएम कार्यालय पहुंच गए और एसडीएम के मुंह पर काली पोत दी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्की धक्का-मुक्की भी हुई। उत्तर प्रदेश की कन्नौज में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में यहां एक सिपाही दिव्यांग व्यक्ति को बुरी तरह धक्का दे रहा है। दिव्यांग थाने पर सिपाही द्वारा मारपीट की शिकायत लेकर पहुंचा था। मामले में कार्रवाई करते हुए सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है। शत्रु संपत्ति मामले में जेल में बंद सांसद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। आजम खान पर शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर उसे जौहर यूनिवर्सिटी के परिसर में शामिल करने का आरोप है। रामपुर से सांसद आजम खान पिछले 6 माह से पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला के साथ सीतापुर की जेल में बंद है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ग्वालियर में रोड शो किया। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ का विरोध किया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 6 सितंबर की रात एनकाउंटर में मारे गए शख्स को लेकर एमपी और छत्तीसगढ़ सरकार आमने सामने आ गई है। एमपी पुलिस पर आरोप है कि उसने एक आदिवासी शख्स का एनकाउंटर कर उसे नक्सली दिखाने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ सरकार की नाराजगी के बाद एमपी सरकार ने मामले की सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शुक्रवार देर रात पुलिस और 4 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल हो गए, बाकी के 2 अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पकड़े गए बदमाश पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ गोकशी सहित 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। राजस्थान के सीकर में ट्रक और एम्बुलेंस की टक्कर से हुए हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा आरटीओ की लापरवाही की वजह से हुआ। बताया जा रहा है कि आरटीओ दस्ते ने ट्रक ड्राइवर को अचानक रुकने का इशारा किया, जिससे ट्रक आगे चल रही एम्बुलेंस से टकरा गया। हादसे में घायल लोग हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना जम्मू कश्मीर के बच्चों को क्रिकेट का प्रशिक्षण देने के लिए जम्मू और कश्मीर में 5-5 क्रिकेट एकेडमी खोलेंगे। सुरेश रैना ने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की और राज्य के युवाओं के खेल कौशल में सुधारने की योजना पर चर्चा की। मुलाकात के बाद सुरेश रैना ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के युवाओं के बीच खेल को बढ़ावा देना चाहते हैं। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,